डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के राजनीतिक जीवन के विषय में, जिसमें हमने चर्चा की थी उनकी राजनीतिक इकाइयों जन, पंचजन एवं 10 राजाओं के युद्ध के विषय में। साथ ही साथ हमने ऋग्वेद काल में राजा की स्थिति के विषय में भी चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद काल में राजकीय पदाधिकारियों के विषय में। ऋग्वैदिक काल में राजकार्य में राजा की मदद करने हेतु, उसकी सहायता करने हेतु 3 प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। ये 3 पदाधिकारी हैं पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरोहित के विषय में। पुरोहित का पद सर्वोपरि महत्व का एवं अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता था और ऋग्वेद काल में हमें विभिन्न प्रसंगों में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषियों के पुरोहित के पद पर आसीन होने के उल्लेख मिलते हैं। पुरोहित राजा के लिए एक धार्मिक प्रकाश स्तंभ की तरह था, जो शांति एवं युद्ध दोनों ही स्थितियों में राजा का मार्गदर्शन किया करता था। ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में पुरोहित द्वारा राजा को परामर्श देते हुए दिखाया गया है। अपने जन अथवा अपने राज्य की विश अथवा जनता के कल्याण एवं उत्कर्ष के लिए पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। युद्ध के साथ युद्ध भूमि में वे स्वयं उपस्थित होते थे और दैवीय शक्तियों के आह्वान द्वारा अपने राजा एवं सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे। पुरोहित के बाद दूसरा प्रमुख अधिकारी था सेनानी, जो कि सेनापति या सेना के अध्यक्ष की तरह कार्य करता था। तीसरा प्रमुख अधिकारी था ग्रामणी, जो कि ग्राम प्रशासन का प्रमुख था। इस ग्राम प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक तीनों ही प्रकार का प्रशासन आता था। ऋग्वेद से यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि ग्रामणी गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होता था या राजा द्वारा नियुक्त। इस विषय में अभी तक विद्वानों में विवाद है। कई स्थानों पर हमें वाज्रपति नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जिसके वाज्रपति के बारे में विद्वानों का अनुमान है कि वाज्रपति और ग्रामणी संभवतः एक ही अधिकारी के 2 नाम थे। ऋग्वैदकालीन अन्य प्रमुख अधिकारी कर्मचारियों में हमें पूरब अर्थात दुर्गपति, स्पश अर्थात गुप्तचर और दूत का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद काल की 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं सभा और समिति के विषय में। सभा और समिति नाम की 2 जनसभाओं का उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जो तत्कालीन राजनीतिक संगठन का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली घटक थी। सभा एवं समिति के वास्तविक स्वरूप के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। संभवतः समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें विश्व या जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे। इसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति में लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व था, इसलिए समिति में सहभाव एवं सौमनस्य की कामना की गई है। ऋग्वेद के एक सूक्त में जन के वासियों के लिए यह प्रार्थना की गई है कि पूर्व काल के देवता लोग समान रूप से चिंतन करते हुए जैसे
साथ में बैठते हैं, वैसे ही समिति के सभी सदस्य एक साथ चिंतन और मनन करें। सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक सभ्य यानी सभा के योग्य विप्र का उल्लेख है। एक अन्य स्थल पर सुजात अर्थात कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। ऋग्वेद में आने वाले इस प्रकार के उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि सभा अनुभवी, वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक संस्था थी। सभा का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना एवं न्याय वितरण में उसकी सहायता करना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभा एवं समिति इन दोनों जनप्रतिनिधि संस्थाओं का राजा पर अत्यधिक नियंत्रण था। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में। तत्कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में ऋग्वेद में हमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित एवं सभासदों की सहायता से न्याय कार्य करता था। अपराधों में पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था और इसका हमें सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। यद्यपि चोर अन्य सामग्री भी चुराते थे, किंतु आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, द्यूत क्रीड़ा में बेईमानी इत्यादि का उल्लेख भी हमें मिलता है। मृत्युदंड की प्रथा सामान्यतः प्रचलित नहीं थी। अधिकांश अपराधों में अंगभंग या आर्थिक दंड ही दिया जाता था। एक प्रसंग में हमें 100 गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख मिलता है। अपराधियों की जल एवं अग्नि परीक्षा के भी हमें संकेत मिलते हैं।